प्रोफेसर जनार्दन के घर से निकलकर मैं यूं ही अनाप शनाप विचारों में खोई सड़क पर बढ़ती जा रही थी। अभी न जाने स्वयं से क्या क्या बातें करती कि तभी एक सैलून दिखाई दे गया, जिसे देखते ही मन में एक अनोखी योजना पनपी और मैं उस सैलून में प्रविष्ट हो गई। हजाम से बोली, मेरा हेयर स्टाइल चेंज कर दो। हजाम ने मुझे गौर से देखा, फिर इशारा किया कि मैं उस कुर्सी पर बैठ जाऊं। मैं बैठ गई। फिर 10 मिनट में ही मेरे बालों को उसने एक नया लुक दे दिया। जब मैं उस हजाम को पैसे देने लगी तो वह मुझे घूरते हुए बोला, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है बस यही याद नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, आज सुबह ही तो मैंने आपकी तस्वीर एक दीवार पर देखी थी। आप तो इतनी भोली और मासूम हैं। भला पुलिस को आपकी ज़रूरत क्यों हो सकती है? ये पुलिस वाले भी कितने कमीने होते हैं, अच्छे भले आदमी को भी अपराधी करार दे देते हैं। हजाम यह कहकर हंसने लगा। यह मर्दाना हेयर स्टाइल तो आप पर और भी खिल रही है मैडम। क्या एक मासूम और हसीन चेहरा भी अपराधी हो सकता है? मुझे क्या पता, लेकिन इतना तो ज़रूर है, अपराधी कोई भी चेहरा हो सकता है। यह कहते हुए मैंने उसे पैसे दिए और वहाँ से हवा की तरह निकल गई। अब मैं सड़क पर तेज गति से भाग रही थी, तभी मैं किसी से टकराई और धड़ाम से एक तरफ जा गिरी। संभल कर जब उठी तो देखा, एक भारी भरकम मोटी महिला से मैं टकरा गई थी। उसने आगे बढ़कर मुझे उठाते हुए कहा, बड़ी खूबसूरत हो, लगता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। अकेली जवान युवती के लिए यह दुनिया अब कहाँ रह गई है। मैं औरत हूँ, इसलिए तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हें छुपने के लिए आसरा चाहिए तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं मजबूर और दुखी महिलाओं के लिए एक मसीहा हूँ। पुलिस का खौफ मुझे खाए जा रहा था। मैं उदास स्वर में बोली, आंटी, मेरा पीछा स्वयं मेरी जिंदगी ही कर रही है। मैं भागते भागते थक गई हूँ। ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो। यह कहकर वह महिला एक ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गई। मैं भी उसकी बगल में जाकर बैठ गई। वह महिला बहुत ही खुश हुई। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हो रही है। यही तो जीवन है। कोई आधे घंटे बाद जब ऑटो रिक्शा से उतरकर मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंची तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। वह 5 मंजिली बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक सिर्फ महिलाओं से ही भरी पड़ी थी। मैंने चारों तरफ नज़र उठाकर देखा। जो भी महिला मुझे दिखी उसके चेहरे पर बनावटीपन के भाव थे। उस मोटी महिला को घूरते हुए मैंने पूछा, आंटी, आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में रहती हैं? यहाँ रहने वाले घर गृहस्थी वाले लोग तो लगते ही नहीं। न बच्चे न पुरुष, सिर्फ महिलाएं। ये सब क्या है? पुरुष भी तुम्हें नज़र आएंगे, जरा शाम तो होने दो। वैसे भी तुम्हें दूसरों की परवाह करने की ज़रूरत क्या है? अभी तो तुम थकी हो, आश्रय की तलाश में भटक रही थी और तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी मुहैया करा दी तो नाक भाव सिकोड़ कर सवाल करने लगी। वह मोटी महिला मुझ पर खींच गई। फिर भी मैं दबे पाँव सीढ़ियों पर चढ़कर पहली मंजिल पर आ गई। इतने में एक दूसरी महिला मेरे सामने आकर अचानक बोलने लगी, मेरा नाम संतो है। जानकी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? जाओ, जाकर उस कमरे में आराम करो। संतो के मुंह में पान था। वह जर्दा वाला पान खा रही थी। मैंने साहस कर पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती। मैं इस मंजिल की सारी महिलाओं की मालकिन हूँ। तुम नई नई आई हो, इसलिए मुझसे इस तरह की सवाल कर रही हो। संतो यह कहकर चली गई। मैं चुपचाप कमरे में आ गई, मगर कमरे में आते ही मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अरे, यहाँ तो मनोरंजन और ज़रूरत के सारे सुख साधन मौजूद है, लेकिन इन लोगों को मुझसे क्या लाभ हो सकता है जो मुफ्त में मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी दे रहे हैं? इनका कोई तो मुझसे स्वार्थ होगा। आजकल दीन दुखियों की मदद बिना लाभ कोई करता ही कहाँ है। संतो तो मुझे बड़ी ही चालाक महिला लगी। यही सोचते हुए मैं पलंग से उठकर सोफे पर आ गई और पास में ही रखे एक चौड़े और लंबे शीशे में अपना चेहरा देखने लगी। इन कुछ दिनों में मेरे चेहरे की रंगत काफ़ी कुछ हद तक बदल गई थी। मेरा खिला खिला सा रहने वाला गुलाबी चेहरा मुरझा गया था। रात दिन की भाग दौड़ और सनकी पुरुषों की गंदी हरकतों ने शायद मुझे बदरंग बना दिया था। आज मैं पहली बार यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मैंने अपनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यय कर दी। समाज को सुधारने वाला अक्सर घाटे में ही रहता है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे अन्याय देखा भी तो नहीं जाता। लाचार, निर्दोष और गरीब लोगों पर हो रहे जुल्म मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते। यह सोचते सोचते मैं कब सो गई, इसका होश ही न रहा।
काफ़ी देर बाद एक करुण चीख ने मेरी गहरी नींद को तोड़ दिया। बगल वाले कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं बीमार हूँ, मुझ पर रहम करो संतो। इन भेड़ियों को मेरे सामने से ले जाओ। ये अमीरजादे तेरे को भेड़िए नजर आते हैं? यही लोग तो हमारे भगवान हैं। ये ऐसो आराम की ज़िंदगी इन्हीं लोगों की बदौलत मिली है। मैंने इन लोगों से तेरे फ़ोटो दिखाकर पूरे 25,000 रुपये एक रात के लिए हैं। तू मरे या जिंदा रहे, तुझे अपना तन तो आज की रात इनके हवाले करना ही होगा। तभी एक दूसरे कमरे से एक ऐसी करुण चीख सुनने को मिली। मैं बाबूजी के पास जाऊंगी, ये गंदे काम मुझसे नहीं होंगे। बाबूजी के पास जाऊंगी। बाबूजी ने ही तो तुझे पूरे 50,000 में जानकी माँ के हाथों भेजा है और तू उसी के पास जाएगी। मेरा अंग अंग गुस्से और घृणा से काँप रहा था। मेरी आंखें लाल पड़ गई थी। तभी एक तीसरे कमरे से आती चीख मेरे कानों में पड़ी। तुम मेरे साथ सहवास करोगे? तुम्हारे मुंह में दांत भी नहीं है, तुम्हारे सिर के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। मुझे तो देखो, क्या मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की नहीं हूँ? क्या तुम अपनी बेटी के साथ सहवास करोगे? मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? पूरे 10,000 दिए हैं। तू बेटी जैसी ही है ना? बेटी तो नहीं है। अरे भला वैसे भी किसी को रिश्ते में बांधती है? तू तो बड़ी ही सातिरबाज लड़की है। क्या देह का गणित तेरे को नहीं मालूम? देह किसी की भी क्यों न हो, जब मौके पर उपलब्ध हो तो सारे रिश्ते एक तरफ सरका दिए जाते हैं। और तू तो शरीर का सौदा करने वाली एक वेश्या है। चल आ इधर। बाबूजी, मुझ पर रहम करो। मैं इसके पहले 4 मर्दों से मिल चुकी हूँ। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। अरे चल, मैंने पैसे दिए हैं। ऐसे में रहम करने लगा तो यूं ही लौटना पड़ जाएगा। आवाज़ आनी अचानक ही बंद हो गई थी। शायद वह बुढ़ा आदमी उस मासूम लड़की के साथ सहवासरत हो गया था। मेरे समूचे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। इसी बीच उत्तर वाले कमरे से इस बार है चीख मुझे सुनाई दी तो मैं दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। वह औरत घुटती आवाज़ में कह रही थी, मुझे नहीं चाहिए ऐसो आराम। गर्मी की दोपहरी में मैं मिट्टी फोड़कर सूखी रोटी खाकर रह लूँगी, सड़क किनारे बिना छत के ही सो जाऊँगी। लेकिन यह शरीर यानी मांस को बेचने का धंधा मुझे मंजूर नहीं है। तो यह पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे धोखे से यहाँ मेरा मामा छोड़ गया। मुझे क्या पता था कि यह मांस की खरीद फरोख्त करने वाला शोरूम है। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल लूँगी। यह ऐसे नहीं मानेंगी। इसे नंगी कर दो, फिर इसके पूरे शरीर पर चाकू की नोक से लिख दो कि मैं वेश्या हूँ। यह संतों की आवाज़ थी। एक महिला होकर भी वह एक महिला के प्रति इतनी कठोर और बेरहम हो सकती है, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण महिलाएं ही यहाँ कर रही हैं। यहाँ ही क्यों, हर जगह का हाल यही था। मैं गुस्से से फटी पड़ी सोच रही थी, तो यह एक वेश्यालय है और वह मोटी महिला यानी जानकी माँ एक दल्ली है। मुझे यहाँ छोड़कर नोट बना गई। एक औरत को एक औरत ही दलदल में धकेल गई। ऐसे में भला महिलाओं का उत्थान कैसे होगा? मैं रहूं या न रहूं, लेकिन इसका मुकाबला अवश्य ही करूंगी। वेश्यालय महिलाओं के लिए सबसे बड़ा धोखा है और वेश्यावृत्ति एक बुरी लत। यही सोचती मैं कमरे से निकली और उत्तर की तरफ वाले कमरे की ओर दबे पांव बढ़ गई। मैं जब कमरे में घुसी तो आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस महिला को 2 वर्दीधारी सिपाही नंगा कर उसकी देह पर चाकू की नोक से मैं वेश्या हूँ लिखने में मकसूल थे। वह दर्द और पीड़ा से सिर्फ छटपटा रही थी। चीख चिल्ला तो वह सकती नहीं थी, क्योंकि मुंह में साड़ी भी का कुछ हिस्सा लूसा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों सिपाही ड्रैकुला से भी अधिक खतरनाक और खूंखार मुझे लगे। मैंने सोचा, मुझे इन पर अचानक ही वार कर देना चाहिए। युद्ध में विजय उसी की होती है जो पहले वार करता है। मैंने आहिस्ता से अपने कमरे में पिस्तौल खींच लिया, जिसे मौका पाकर मैं प्रोफेसर जनार्दन की जेब से उड़ा लाई थी। पिस्तौल लोड था। मैंने पिस्तौल को बड़े ही प्यार से चूमा और एक की कनपटी पर टिकाते हुए घोड़ा दबा दिया। फिर बड़ी फुर्ती से दूसरे की कनपटी पर पिस्तौल का अगला सिरा टिकाते हुए बोली, यही है तुम्हारी मर्दानगी? वेश्यालय में आकर बेबस और बेसहारा महिलाओं से खूनी खेल खेल रहे हो? मेरे यह कहते ही वह मेरी तरफ बाज की तरफ झपटा, लेकिन तब तक गोली चल चुकी थी। अब मैंने भागकर संतों का पीछा किया और सीढ़ियों तक पहुँचते पहुँचते उसे गोली मार दी। वह भी वहीं लुढ़क गई। वह बुराई पर अच्छाई की जीत थी। अब जिसको जो समझना है समझो। वैसे कानून की नज़र में तो यह गुनाह था। एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि कानून है क्या चीज़।
उसकी अपनी कोई ठोस सोच, अपना अस्तित्व या अपना तरीका है भी या नहीं? गवाह जो झूठ सच कह देंगे वह मान लेंगे। कानून के पास अपराध की गहराइयों तक जाने का अपना कोई स्रोत या तंत्र तो है ही नहीं। मुझे ऐसे कानून पर दया आती है। निर्दोष लोगों को सजा देते देते वह स्वयं ही अपराधी बन गया है। मैं जीने के पास खड़ी यही सोच रही थी कि वैश्यालय की सारी महिलाएं मेरे पास आकर खड़ी हो गईं। उन सबकी ही आंखों में खुशी की चमक थी। वे समवेत स्वर में बोली, आपने तो वह कर दिखाया जो अन्य महिलाएं करने की सोच भी नहीं सकती। यही तो महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। महिलाएं चाहे तो मर्दों को नंगा करके उंगलियों पर नचा सकती हैं। महिला का अर्थ अबला नहीं, सबला है, और सबला का अर्थ महाशक्ति है। महाशक्ति सिर्फ औरतों को ही कहा जाता है, पुरुषों को नहीं। शक्ति के रूप में सिर्फ औरतों की पूजा होती है, पुरुष की नहीं। और शक्ति कभी भी कमज़ोर नहीं होती। तुम सब महाशक्ति हो। इस तरह से स्वयं को जलील कराना और अपनी देह के साथ बलात्कार करवाना अच्छी बात नहीं है। तुम सब अब आज़ाद हो। अपना जीवन मेहनत मजदूरी कर पूरी आज़ादी के साथ जी सकती हो। लेकिन हम कहाँ जाएंगी? हमारे सारे रिश्ते तो टूट गए हैं। बाहर जाकर नए रिश्ते बनाओ, चरित्र बल को बढ़ाओ। जो भी करो अपनी इच्छा से करो। मैंने एक चिंगारी जला दी है, उसे आग की शक्ल में ढालना तुम सबका काम है। इतना कहकर मैं उस वेश्यालय की सीढ़ियाँ उतरने लगी। लगभग 200 महिलाएं भी मेरे साथ सीढ़ियाँ उतर रही थीं। मेरे हाथ में पिस्तौल था। मेरा चेहरा सामान्य नहीं था। मैं अभी भी गुस्से से भरी हुई थी। अगले ही पल मैं सड़क पर आ गई। आज़ादी की हवा किसे नहीं अच्छी लगती, उसमें बड़ा ही दम होता है। बाहर की हवा ने उन्हें इतना साहसी बना दिया कि वे एक एक कर मुझे धन्यवाद देती हुई जहाँ मन किया वहाँ चली गईं। लेकिन मैं वहीं खड़ी खड़ी सोच रही थी, जो काम मैंने किया है, क्या कानून या पुलिस वाले वह काम वर्षों में भी कर पाते? पुलिस सबूत मांगती, कानून गवाह मांगता, फिर भी इन 200 महिलाओं के साथ कोई न्याय नहीं होता।